सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये का प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, और बहुत सारे पॉइंट्स आपने इसके बारे में ऑलरेडी पता कर रखा है। शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, सरफेस टेंशन को टी से लिखते हैं या फिर एस से लिखते हैं, अलग अलग टेक्स्ट अलग तरीके से लिखेंगे टेक्स्ट बुक्स। तो अपने को क्या करना है, सभी को सरफेस टेंशन मान के चलना है, और ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। सो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, बेसिकली लिक्विड, और जिसकी वजह से लिक्विड क्या करना चाहता है, लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच it means liquid tries to minimize its surface area। और मैथमेटिकली कुछ आपने ऐसे डिफाइन किया था कि सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी बॉर्डर ऑफ सरफेस। लेंथ के लिए आप देखेंगे किस पोर्शन पर ये फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को लेंथ के साथ यूज करते हैं। फ्यूचर में हम इसको इस तरह से यूज करेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, एंड इसका जो यूनिट आएगा वो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। सो इसका यूनिट जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी न्यूटन पर मीटर, यू नो दैट। इसको रिकॉल करने के लिए आप इस अरेंजमेंट को याद रख सकते हो कि लेट्स से अपने पास एक वायर का फ्रेम है। इस वायर फ्रेम पर, रिजिड फ्रेम पर एक स्लाइडिंग वायर है, और इस पर आप सोप फिल्म को क्रिएट करते हो। दैट मीन्स सोप सोल्यूशन में इसको डिप करके निकालते हो तो यहाँ पर एक फिल्म बनती है। ये जो सोप फिल्म होती है, इसके दो सरफेस रहेंगे, एक वन साइड होगा, दूसरा अनदर साइड होगा। सो इट कैरीज टू सरफेसेस। सिंस ये दो सरफेस कैरी करते हैं, सो अगर आपको ये लेंथ एल देता है, एंड इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्लाइडर, तो इस स्लाइडर के फ्री बॉडी डायग्राम में आप आगे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। ये जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दिस इज गोइंग टू बी ड्यू टू लिक्विड, और ये सोप फिल्म, ये जो फोर्स आएगा ये सरफेस के सोप फिल्म की वजह से आ रहा होगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये फिल्म का ऊपर वाला सरफेस भी इसको टच कर रहा होगा, और डाउन साइड वाला भी सरफेस को टच कर रहा होगा। सो ये जो फोर्स आएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, इस फोर्स को आप लिखेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज गोइंग टू बी सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ, एंड लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ द एल। ये ट्वाइस ऑफ द एल क्यों आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि टॉप लेयर भी इसको एल लेंथ तक टच कर रहा है, जो कि पुल करेगा। बॉटम लेयर भी एल लेंथ तक टच करता है, वो भी पुल करेगा। तो इस तरह से बोल सकता है। हाँ, डायरेक्शन के लिए आप देखोगे, डायरेक्शन इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स द फिल्म। सो डायरेक्शन कैसे याद रखते हैं, इट इज गोइंग टू बी ऑन द स्लाइडर टूवर्ड्स द फिल्म। अगर फिल्म पर देखेंगे तो अवे फ्रॉम द फिल्म, और पैरेलल टू द सरफेस, or you can say tangential to the surface, as well as 90 degree to the border। सो यहाँ तक आप कंफर्टेबल होंगे। तो एक फोर्स होता है, इस फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड होता है, इसकी अपनी डायरेक्शन होती है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चल गया तो फिर अपना काम हो जाता है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। मोरओवर, ये जो फोर्स होता है, जितना भी सरफेस टच कर रहा है, जो भी बाउंड्री आपने चूज की, हर बाउंड्री के हर एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है। तो कई बार क्या होता है, हम इफेक्टिवली किसी एक पॉइंट पर दिखा देंगे। जैसे हम नॉर्मल रेडिएशन को किसी एक पॉइंट पर शो किया करते थे, यू रिमेम्बर, बट वो नॉर्मल रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो जरूरत पड़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद में अपने ये लर्न किया था कि सरफेसेस कैसे दो पता करते हैं, और अदरवाइज कब एक होता है कब दो होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास, क्विकली मैं बोल देता हूँ, इस तरह का अरेंजमेंट्स दिया गया हो, और ये लिक्विड का ड्रॉप है, और ये लेट्स से सोप बबल है, लेट्स से एयर बबल है। एयर बबल एयर पे नहीं बनेगा, एयर बबल किसी फ्लूइड के इनसाइड भी बनेगा, लिक्विड के इनसाइड भी बनेगा। सो आप पाओगे कि ये अगर जो लिक्विड का ड्रॉप है, दिस विल हैव अ सिंगल सरफेस, सिंगल फ्री सरफेस। इसके पास आपको दो फ्री सरफेस मिलेंगे, टू फ्री सरफेसेस।
Air bubble will also have single free surface. ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पे दो सरफेस कैसे होते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एयर होता है, यहाँ पर भी एयर होता है। तो एयर और लिक्विड के बीच का जो इंटरफेस होता है उसको सरफेस कहते हैं। यहाँ पर केवल इनसाइड में एयर होगा लेकिन आउटसाइड लिक्विड है पूरा, तो इसलिए सिर्फ सिंगल सरफेस मिलेगा आपको। ये भी आपको बताया गया था। और सरफेस टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया था, जैसे कि ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है, ये स्ट्रेस मेम्ब्रेन जैसे बिहेव कर रहा होता है। मोरओवर इम्प्योरिटीज को ऐड करने से, ये भी पॉइंट अगर नहीं बताया तो आप उसको नोट कर लीजिए, इम्प्योरिटीज को ऐड करने से सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है, और टेम्परेचर को बढ़ाने से सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। सो सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है। इम्प्योरिटी आएगी तो कंस्टिट्यूएंट चेंज होते हैं, और जो भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है वो जनरली टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। इसके बाद में प्रोबेबली हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा हुआ था, और कुछ क्वेश्चंस भी इस पे किए होंगे। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ना चाहें तो इस तरह से बढ़ सकते हैं कि इसके बाद आपको एक्सेस प्रेशर ही बताया प्रोबेबली। एक्सेस प्रेशर ये भी छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कुछ लिखा है सर, प्लीज राइट विथ पॉइंट, राइट दिस पॉइंट। अच्छा, वो पॉइंट आप लिखना चाह रहे हैं, लिखाना चाह रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सरफेस टेंशन डिपेंड्स on impurities that you add and temperature of the liquid। फिर आपसे बोलेगा कि impurities को ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है। तो impurities अगर आप ऐड करते हो तो सरफेस टेंशन डिक्लाइन कर जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाते हो, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? रिलेट करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स या क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स को जब वॉश करते हो, क्लीन करते हो, तो लिक्विड क्लोथ के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है। सो अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो वो सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करके रखेगा। ये जो क्लोथ्स के पार्टिकल्स है क्लोथ से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, जब डिटर्जेंट ऐड करते हो तो डिटर्जेंट अपार्ट फ्रॉम क्लीनिंग वो उसके सरफेस टेंशन को कम करने की कोशिश करता है, एंड वो एज एडेड इम्प्योरिटी का काम कर रहा होता है। दूसरा, जब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपको बेटर क्लीनिंग चाहिए या फिर कोई स्पॉट से नहीं निकल रहा है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, गर्म पानी को यूज करते हो। सो व्हेन यू यूज वार्म वाटर दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। पर्पज इज to decrease the surface tension so that liquid water can easily interact with the clothes और उसकी क्लीनिंग को बेटर कर सके। तो उससे आप याद रख सकते हो कि सरफेस टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज का क्या फर्क पड़ता है सरफेस टेंशन पे। कम सरफेस टेंशन होगा इसका मतलब वाटर फ्री होगा इंटरेक्ट करने के लिए। ज्यादा सरफेस टेंशन होगा तो वाटर थोड़ा सा हेजिटेट करेगा क्लोथ से इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ और लिखा हो, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। इन एयर बबल्स देयर आर टू सरफेस एरियाज। एयर बबल दे आर वन सरफेस एरिया विच इज फ्री। उसको कैसे विजुलाइज कर सकते हो? अभी आपको दो दिख रहे होंगे, आई कैन थिंक ऑफ। लेकिन जो भी एयर बबल फॉर्म होता है दैट इज इन द लिक्विड। सो यू थिंक लाइक दिस। सो यू विल फाइंड कि इनसाइड एयर है, आउटसाइड लिक्विड है। सो यू कैन सी कि देयर इज ओनली वन इंटरफेस टेकिंग प्लेस। सो एयर और लिक्विड का सिंगल इंटरफेस है, तो सिंगल सरफेस है। सरफेस जहां भी इंटरफेस होगा, जहां पर भी एयर और लिक्विड मीट कर रहे होंगे, वो फ्री सरफेस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सॉफ्ट केस में इनसाइड भी एयर थी, फिर बीच में थोड़ा सा लिक्विड का लेयर आया, फिर से एयर आया, बीच में लिक्विड था। सो आप बोलोगे डाउन साइड भी एयर लिक्विड का इंटरफेस चल रहा है, आउटसाइड भी लिक्विड एयर का इंटरफेस चल रहा है, इसलिए दो सरफेस हो रहे हैं। ड्रॉप पे क्या होता है? ड्रॉप पे केवल लिक्विड इनसाइड है
और आउटसाइड एयर है, सो अगेन सिंगल इंटरफेस है, इसलिए सिंगल सरफेस होता है। सो दिस हाउ यू नीड टू डिसाइड कि किस तरह का सरफेसेस है, इंटरफेसेस चल रहे हैं और कितने सरफेसेस है। The air bubble is in water. Yes, that is in water or any liquid. क्योंकि एयर बबल को आप एयर पे नहीं बना सकते हो, क्योंकि एयर और एयर बबल नहीं बनाएगा, किसी का लेयर लेके आना होता है, तो वो सब फिल्म से बनता है। इसके बाद एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ा है, इसका डेरिवेशन भी किया है, सभी बैचेस पे किया है प्रोबेबली। तो मैं शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए रिकॉल भी करा रहा हूँ। लेट्स से अपने पास सोप बबल है और ये एयर बबल इन वाटर है। सो यू विल फाइंड कि अगर इनसाइड का प्रेशर हम P1 लिखते हैं, आउटसाइड का प्रेशर P2 लिखते हैं, यहाँ के इनसाइड का प्रेशर P1 है, आउटसाइड का प्रेशर P2 है, देन यू विल फाइंड कि हम P1 P2 का डिफरेंस क्या है वो बता सकते हैं। सो सोप बबल में जो P1 P2 का डिफरेंस आता है, आपको पता होगा कि P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 4T/R। एयर बबल केस में जो P1 माइनस P2 का डिफरेंस आता है, दैट इज 2T/R। आपने पूछा रिवीजन है क्या, यहाँ तक आपने पढ़ रखा है, बस इसको रिवाइज कर दिया, इसके आगे नया कंटेंट आ जाएगा। सिंस वो अलग अलग बैचेस थे, तो कोई थोड़ा सा आगे था, कोई थोड़ा सा पीछे था, इसलिए सभी को एक ट्रैक पे लाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ये है, दोनों को कब यूज करना है आपको केयरफुल रहना है। एयर बबल के लिए सिंगल सरफेस होता है, इसलिए 2T/R। सब बबल केस में 4T/R होता है। T फॉर व्हाट? T फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपको दिया जाएगा क्योंकि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी, जैसे डेंसिटी होती है लिक्विड की, सो वो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो वो जनरली इक्वेशन देता है, अननोन क्वांटिटीज को पता करने की कोशिश करता है। और आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो, यहाँ पर रेडियस ऑफ बबल बोल सकते हो। सो अगर कंप्लीट बबल भी नहीं बन रहा है, पार्ट ऑफ द बबल है या कोई भी कर्वेचर है, तब भी आप इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे इक्वेशन किया होगा और ये एग्जाम में भी आया, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज एग्जाम्पल में भी। सपोज कर लीजिए आपको ऐसा बोलता है कि एक दो दो प्लेट्स आपने लिए, मे बी ग्लास, मे बी वुड और समथिंग लाइक। इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपने लिक्विड को ट्रैप किया हुआ है। लेट्स से लिक्विड ऐसा ट्रैप्ड है, एंड आपसे बोलता है कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड दिस लिक्विड है, सिर्फ बाउंड्री है, एक दूसरा जस्ट इनसाइड दिस लिक्विड है। फिर आपसे बोलेगा P1 P2 में कंपेयर कीजिए, ऑप्शन दे देगा ए, वन का प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2, सेकेंड ऑप्शन P1 इज लेस देन P2, थर्ड ऑप्शन P1 is equal to P2, फोर्थ ऑप्शन any of them is feasible। सो क्या हम बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, वन का या टू का। सो उसको आप बबल से रिलेट करेंगे, और जिस तरफ का प्रेशर ज्यादा होता है उसी के अंदर कर्वेचर ज्यादा है। या फिर ऐसा कर ले कि ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जो कॉनकेव नजर आता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, वो भी चलेगा। सो हम लोगों ने कुछ ऐसा बात किया होगा, अगर सरफेस ऐसा है और सरफेस ऐसा है और सरफेस ऐसा है, इनमें हम प्रेशर डिफरेंस बता पाते हैं। अगर ये P1 और P2 है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर P1 इक्वल टू P2 है। ये P1 और P2 है, देन यू विल से कि P1 बड़ा है P2 से, तो P1 माइनस P2 पॉजिटिव आएगा और इसकी वैल्यू 2T और 4T/R आएगी। 4T/R लिख रहा हूँ सबको कंसीडर करते हुए। ये P1 है, ये P2 है, तो आप बोलोगे P2 बड़ा होगा, P1 छोटा होगा, और ये डिफरेंस भी 4T/R आएगा। इसके बेसिस पर आप आंसर दे सकते हो। अब आप देखोगे कि एक का प्रेशर ज्यादा रहा होगा, टू का प्रेशर कम रहा होगा, इसलिए इस तरह का कर्वेचर बना। सो आप बोलोगे कि P1 should be greater than P2। That's all. So you can relate it and you can answer it. So ये एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन भी मैंने आपको करके बताया, और डेरिवेशन को आपको याद रखना है। जस्ट टू मेक थिंग्स इन नोट्स, एक ये भी एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। कि आपसे ऐसा बोलेगा कि लेट्स से आपके पास
ये आपको डायरेक्टली मैं रिजल्ट या प्रूफ करके रिजल्ट भी दे चुका हूँ, बट स्टिल आई वांट टू मेक इट नोट्स और आपका रिवीजन, दोनों पॉइंट्स एक साथ हो जाएंगे। सो लेट्स से ऐसा बोलता है कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, हेमिस्फीयर, और ये ऐसे प्रेशर पर है जो कांस्टेंट रहता है। सो आउटसाइड का प्रेशर कांस्टेंट है, तो आउटसाइड का प्रेशर इस पे फोर्स लगाएगा, एंड हाउ मच दिस फोर्स इज वो आपसे पूछेगा। इसकी रेडियस लेट से आर है। सो क्वेश्चन इज फाइंड pressure force due to atmosphere on the curved surface of solid hemisphere। जो बबल का एक्सेस प्रेशर आपने प्रूफ किया उसमें इसकी हेल्प ली होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं जस्ट रिजल्ट आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ और इसका प्रूफ भी किया है। आप पाओगे कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा फोर्स वो इस डायरेक्शन में आएगा। सो व्हाट एवर द नेट फोर्स विल बी दैट विल बी दिस। उसके लिए फोर्स का परपेंडिकुलर एरिया आप चूज कीजिए। सो प्रोजेक्शन एरिया विल बी दिस। सो you'll find कि जो फोर्स F आएगा, that force F is going to be equal to the P naught into perpendicular area. You can think in this manner as well. P naught is P naught, perpendicular area is going to be pi r square. 2 pi r square नहीं बोलेंगे, 4 pi r square नहीं बोलेंगे, pi r square बोलेंगे। That's important point कि it's going to be perpendicular to the surface area which is circular, right? ओके, सो प्रोबेबली अपनी स्टोरी यहाँ तक हुई थी और सभी बैचेस में हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे, जिसमें ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी किया था। एक्सिस प्रेशर के प्रूफ हुए हैं, उसके पहले सरफेस टेंशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई है। आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको सरफेस टेंशन का क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे सरफेस टेंशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर सरफेस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलता है कि एक अपने पास ये वायर फ्रेम है और इस पर सो फिल्म बना हुआ है। ये स्क्वायर टाइप का स्क्वायर है, वायर फ्रेम है, रिजिड है, नथिंग, नो डायमेंशन कैन मूव, और लेट्स इसकी लेंथ एल दी गई है। इसी पर आपने क्या किया है कि इन दो कॉर्नर पॉइंट्स पे टाई करके एक थ्रेड को इस तरह से रिलैक्स करके छोड़ दिया, और लेंथ ऑफ थ्रेड की लेंथ आपको पता है। लेट्स से कि इक्वेशन लिख देता हूँ। लेट ये पॉइंट ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ। लेट अ थ्रेड और स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, is fixed at points A and B, तो A और B पर उसको आपने फिक्स कर दिया, और and its length is pi L by 2। pi L by 2 एक पर्पस के लिए बोला जा रहा है कि अगर ये फ्री होगा तो एक सेमी सर्कल बना सकता है, कंप्लीट सेमी सर्कल बना सकता है। क्योंकि अगर सेमी सर्कल होगा तो उसकी पेरीफेरी पाई आर हो जाएगी, और एल उसका डायमीटर जैसा कम कर रहा होगा तो पाई एल बाई 2 हो जाएगा। पहले मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, इसके बाद फिर जो करने वाला था क्वेश्चन वो करता हूँ। ये जो थ्रेड है ये सोप फिल्म के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, आप एक नीडल लेते हो। नीडल ले जाने के बाद ये जो इनसाइड वाली फिल्म है इसको ब्रेक कर देते हो, पंक्चर कर देते हो, यू जस्ट प्रिक इट। तो जब इस पे आप इस नीडल को प्रेस करते हो तो ये जो इनसाइड वाला फिल्म है वो चला जाएगा, आउटसाइड वाला फिल्म अभी सस्टेन करेगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि ये वायर का फ्यूचर क्या होने वाला है।
वायर आपको कैसा नजर आएगा जब आपने इस वाली फिल्म को, इनसाइड वाली फिल्म को हटा दिया है। आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन देगा, क्या जो वायर है जैसा था वो वैसा रहेगा, ऑप्शन 1। दूसरा है कि ये इधर आ जाएगा बाउंड्री पे बिल्कुल। तीसरा है कि ये इधर सपोज कर लीजिए उधर नहीं जा सकता तो उसको हटा देते हैं। अगला ऑप्शन है कि ये इस तरह का सेमी सर्कुलर बन जाएगा कंप्लीटली, या फिर 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। Are you getting what I'm trying to ask? I'm trying to ask कि inside वाला layer आपने हटा दिया है prick करके या puncture करके. So whether the thread or string will remain the same or will come to this AB horizontal case or will become the completely semicircular. So ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई फॉर्म में आता है। तो अपने को क्या समझना है कि अगर आपने इनसाइड वाला फिल्म को हटा दिया, इस वाली फिल्म को हटा दिया, तो अपने पास जो सरफेस बचेगा वो ऊपर वाला सरफेस बचेगा, और ये अपसाइड वाला सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। सिंस वो एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, इसलिए स्ट्रिंग को 3 जैसे फॉर्म में लेके आएगा, जो आप आंसर बता रहे हो। 3 जैसे फॉर्म में आएगा, देन यू विल रियलाइज कि उसका सरफेस एरिया कम हो चुका है, और 1 जैसा नहीं रहने देगा, 2 जैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ यू आर एबल टू स्टेट दैट 3, सो हेंस 3 विल बिकम द करेक्ट आंसर। तो अपना फिर पॉइंट ये हो गया कि जब इसको आप ब्रेक कर दोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, सेमी सर्कुलर, कंप्लीट सेमी सर्कुलर हो जाएगा। उसको और अच्छे से आप डिजाइन कर सकते हो। क्वेश्चन इज फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स on the semicircular form of string or thread। जो semicircular form बनेगा after breaking the inside film, how much the surface tension force it is going to experience। तो अगर आप फोर्सेस दिखाओगे उस पर, तो कुछ ऐसा फोर्सेस आपको शो करना होगा कि दे फोर्सेस विल बी पुलिंग इट परपेंडिकुलरली। ये फोर्स है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्शन मैटर करने वाला है। और ये सॉफ्ट फिल्म है, इसका भी ख्याल रखना है, सो दैट कि 2 सरफेस आपको याद रह जाए। ऑप्शन आपको यही देगा, T इंटू पाई एल, T इंटू पाई एल बाई 2, T इंटू एल, T इंटू 2L और ये सब। वेल अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा। सिंस ये सेमी सर्कुलर है, इसलिए नॉर्मल कुछ ऐसा रेडियल की डायरेक्शन में जाएगा। इस तरह से फोर्सेस लग रहे होंगे सभी F जो T इंटू एल के बराबर आ रहे होंगे। सो इसको भी हम उस तरह से कुछ रिलेट कर सकते हैं जो अभी आपको क्वेश्चन बताया, जिसपे ये बताया कि लाइक वो प्रेशर और एरिया परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर F इंटू एल जो लिखते हो ना, वो भी आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। जो सरफेस टेंशन का फोर्स आता है, फोर्स में क्या लिखते हो, T इंटू लेंथ। ये कुछ उस इस एग्जैक्टली सिमिलर फैशन पे वर्क कर रहा होता है। F इंटू प्रेशर इंटू एरिया, एरिया परपेंडिकुलर होता है और ये लेंथ भी परपेंडिकुलर फोर्स की होती है। सो उस आइडिया को हम कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन को फॉलो कर सकते हैं। आइडियली अगर आप सॉल्व करना चाहो मैथमेटिकली, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से एक रेफरेंस लीजिए, एक थीटा एंगल लीजिए, इस थीटा एंगल पर आर डी थीटा का
लोकेशन लीजिए, इस डी थीटा पर एक लेंथ आएगी, उसको आप डीएल बोलोगे, डीएल की जो वैल्यू बनेगी वो दैट डीएल इज बिकमिंग आर डी थीटा। इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसका नाम दीजिए डीएफ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन डू एट होम एंड गो फॉर द इंटीग्रेशन एंड देन वेरीफाई इट। एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे खुद से तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस आई कैन डू इट इन द देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन एज वेल। सो डीएफ के आप दो कंपोनेंट करोगे, एक हॉरिजॉन्टल जाएगा, एक वर्टिकल जाएगा। ये थीटा एंगल है तो डेफिनेटली ये भी थीटा बनेगा, तो ये बनेगा डीएफ कॉस थीटा, फिर ये बनेगा डीएफ साइन थीटा। एंड देन आफ्टर अगर आपको पता करना है तो आप पाओगे कि डीएफ कॉस थीटा ओवर द टाइम और इंटायर द कंप्लीट पार्ट विल गेट कैंसल्ड आउट, क्योंकि यहाँ वाला जो फोर्स होगा उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा होगा। आप पाओगे वर्टिकल सर्वाइव करेंगे, हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो बेसिकली हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो एफ फोर्स आने वाला है उस फोर्स की वैल्यू आप लिखोगे डी एफ साइन थीटा। इस डी एफ साइन थीटा में वैल्यूज रख देते हैं। किसकी वैल्यूज? डीएफ की। डीएफ को क्या लिखोगे आप? डीएफ को लिखोगे टी इंटू लेंथ, और डीएल आपको ये मिल चुका है। लेकिन माइंडेड कि अपने पास दो लेंथ होंगी, एक अप साइड से आएगी, एक डाउन साइड से, क्योंकि सॉफ्ट फिल में, तो 2 इंटू डीएल लिखने वाले हो। ये डीएफ हो गया इंटू साइन थीटा हो गया। नॉट्स ओवर। कैसे ओवर हो गया? डीएल को आप आर डी थीटा लिख लो, फिर डीएल को लिखने के बाद साइन थीटा की वैल्यू भी आप आर के टर्म में लिख सकते हो, आर आर और थीटा के टर्म में, या फिर उसको थीटा के टर्म में ही रहने दो। 1 मिनट लगेगा, मैं प्रूव भी कर देता हूँ यहाँ से। इसको अगर आर थीटा लिखेंगे तो ये 2t r आ जाएगा, और इंटीग्रेशन बनेगा साइन थीटा डी थीटा। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। क्या आप इसकी लिमिट लगा पाओगे? कैन यू सजेस्ट कि फ्रॉम वेयर टू वेयर वी शुड गो फॉर द लिमिट्स इन ऑर्डर टू काउंट इट हाफ और दैट इज सेमी सर्कुलर? 0 से पाई, 0 से पाई, गुड। 0 से पाई आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। जैसे आप 0 से पाई इंटीग्रेट करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नो, इस मेथड का जो आपके लिए फायदा है वो ये है कि अगर वो सेमी सर्कुलर नहीं हुआ, आई मीन लाइक कि वो क्वार्टर ऑफ हुआ, 1/4 हुआ, 1/8 हुआ, 1/16 हुआ, तो आप इसी फंडे से आगे बढ़ेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं जाता है, जनरली बहुत इजी जाता है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस्ड हैं तो आप पाएंगे बहुत इजी होगा। साइन थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलती है, वो आप अब तक आपको याद भी हो गई होगी, और नहीं है तो आप उसको निकाल भी सकते हो। साइन थीटा को आप इंटीग्रेट करके माइनस कॉस थीटा लिखते हो, और माइनस कॉस थीटा लिखने के बाद आप इसको 0 से पाई तक ले जाते हो, तो एक पाई की वजह से 1 आएगा, एक 0 की वजह से 1 आएगा, तो ये 2 आ जाता है। और हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 तक 1 होता है, और अ, उसके आगे भी 1 होता है तो 2 हो जाता है, या फिर आप ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो। सो ये बन जाएगा 4t इंटू आर। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, बस मैं आपको इंटरप्रेट बताना चाह रहा था। तो इसको लिखेंगे t इंटू 2 इंटू 2r। इन केस यू राइट लाइक दिस, आप इसको फिर डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, जो रूल्स हम लोग जानते हैं। 2 किस वजह से आ रहा है? ये जो पहला 2 आ रहा है, दिस फर्स्ट 2 है बिकॉज कि इसके पास दो सरफेस है, और ये 2r क्या है? 2r इसका डायमीटर है। तो आपने देखा कि जो रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है वो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। ये अगर रिजल्टेंट फोर्स अपसाइड आएगा तो इसकी बाउंड्री लेंथ हमको इसके परपेंडिकुलर वाली चाहिए, परपेंडिकुलर बाउंड्री लेंथ ये चाहिए। सो ये अपने को एल का काम करेगी, एल का। ये दिस इज एल, दिस इज फोर्स, फोर्स एंड लेंथ दे आर परपेंडिकुलर। बेसिकली जिस तरह से एरिया के प्रोजेक्शंस देखे थे, सिमिलरली ये जो डीएल था, डीएल का प्रोजेक्शन भी आप यहाँ निकाल सकते हो और उसको भी ऐड कर सकते हो, तो टोटल प्रोजेक्शन एल के बराबर आ जाएगा। तो जब कभी इस तरह का सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप डायरेक्टली फोर्स का डायरेक्शन पता करो, और फोर्स के परपेंडिकुलर जो लेंथ बन रही उस लेंथ को इफेक्टिव लेंथ के तरह से काउंट कर सकते हो, और डायरेक्टली यूज कर सकते हो टी इंटू इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस बिकॉज ऑफ द टू सरफेस। एज फार एज द आंसर इज कंसर्न, तो फिर आप ये बोल सकते हो कि एल उसका डायमीटर था, तो 2r किसके बराबर हो जाएगा? 2r एल के बराबर हो जाएगा। सो क्या हम यहाँ से रख सकते हैं 2r दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू एल।
तो अपना आंसर कितना हो गया, ट्वाइस टी इंटू एल। सो फाइनल आंसर अपना 2TL के बराबर हो जाएगा। एल आपको पता होगा, टी पता होगा। टी वो देगा कि सरफेस टेंशन टी है, लेंथ आपको बताया गया, और फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाता है। एक बार क्विकली आप रिव्यू कर लीजिए, और कोई कंसर्न वाला पॉइंट आया हो तो बोल लीजिए। इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि फोर्स सरफेस टेंशन किस तरह से एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, और कितना मैग्नीट्यूड होता है, या फिर उसके वेरिएबल डायरेक्शन को हम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज इट 2 टाइम्स देन। क्योंकि ये सोप फिल्म है, तो जो भी स्ट्रिंग रखा है आपने, स्ट्रिंग के अपसाइड लिक्विड का फ्री सरफेस टच कर रहा होगा, लेयर का या फिल्म का, और उसके डाउन साइड भी फ्री सरफेस टच कर रहा होगा, तो इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस चल रही होगी। सेमी सर्कुलर नहीं होगा तब भी हम सेम तरीके से करेंगे। डीएफ ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट वे भी लगा सकते हो। सेमी सर्कुलर नहीं हुआ तो पहले आप रिजल्टेंट पता करो कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, वो सिमेट्री से पता चल जाएगा। फिर उसकी जो रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर लेंथ आएगी, इफेक्टिव लेंथ, उस लेंथ को लेने का, क्योंकि आप जानते हो कि लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है। इंटीग्रेशन में क्या फर्क आएगा? इंटीग्रेशन में फर्क आप देखोगे कि जो बेसिक इंटीग्रेशन है वही रहेगा, लिमिट्स विल चेंज। और जैसे यहाँ पर अपने cos थीटा वाला टर्म को कैंसिल कर दिया है बाय सिमेट्रिकल परसेप्शंस, तो हो सकता है कि अगर वो सिमेट्रिकल ना हो तो फिर आपको cos थीटा वाला भी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कैलकुलेट करना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी कैलकुलेट करना होगा। अगर सिमेट्री से कैंसिल आउट हो रहा है तो जो कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है उसी को लेंगे। फिर आप बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिसिस। कोलिसिस का मतलब होता है कि जब दो बबल्स या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलकर के सिंगल बन जाते हैं। सो मिक्सिंग यू कैन से कि दो ऑब्जेक्ट्स मिलकर के अगर जब सिंगल फॉर्म करते हैं, पर्टिकुलरली बबल्स के केस में यूज करते हैं इस टर्म को। सो अगर दो बबल मिलकर के एक थर्ड बबल बनाते हैं, सो हम बोलते हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोलिसिस, दैट मींस दे आर मीटिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग सिंगल बॉडी। ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन वी कैन गो अहेड। इससे आपको सरफेस टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना आ गया होगा। एक और भी चैलेंजिंग क्वेश्चन लेंगे सरफेस टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। उससे पहले हमको कुछ और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और सरफेस एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। सरफेस एनर्जी, इसको सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन एनर्जी भी बोलते हैं, या एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। क्या होता है, कैसे इसको समझना है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से आपके पास ये रिजिड वायर फ्रेम है और आपने सॉफ्ट फिल्म क्रिएट किया हुआ है। ये सॉफ्ट फिल्म है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स से ये जो स्लाइडर है ये फ्री टू मूव है, और ये आपका फ्रेम है वो फिक्स्ड है। सो फिक्स फ्रेम में अगर आप स्लाइडर के साथ सॉफ्ट फिल्म बनाते हो, देन बाय नाउ यू कैन इमेजिन, यू कैन रियलाइज कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसको आप घर में छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, एंड दैट कि ये किस तरह से बिहेव करता है। अगर आप इस स्लाइडर को रिलीज करते हो, सो क्या आपको इतना क्लियर है कि ये वन डायरेक्शन में जाएगा या फिर ये टू डायरेक्शन में जाएगा? क्योंकि इसके पास जाने के यही दो ऑप्शन है, किसी और थर्ड डायरेक्शन में जा नहीं सकता है, बिकॉज इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव। So by now you should be able to imagine, connect it, feel it, कि it will be moving in the direction of one, and will be moving in the direction of one because of the surface tension force. नहीं, इसको आप ऐसा मान के चलिए हॉरिजॉन्टल है, दूसरा ये मान के चलिए ग्रेविटी नहीं है। क्योंकि हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ग्रेविटी कैसे बिहेव कर रहा है एंड ऑल दैट। So you consider it to be horizontal, flat. Even if you are considering vertical, ignore the gravity for it, क्योंकि ये massless होता है, तो gravity का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। So one is going to be the right answer. अच्छा, अब आप इसको रिलेट करो कि अगर आपने इसको फ्री किया तो ये वन एक डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ एनर्जी के टर्म में अगर हम बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रिलीज करते हो, रिलीज करने के बाद ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देता है,
इसका मतलब उसके पास एनर्जी था और वो एनर्जी उस पोजीशन की वजह से था, दैट मींस दैट वाज द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करो और वो मूव करना स्टार्ट करे, दैट मींस दैट ऑब्जेक्ट कैरीज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है। और इसको एग्जांपल कैसे समझ सकते हो? किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप एयर पे रखते हो, रिलीज करते हो, तो रिलीज करने के बाद वो मूव करने लगता है ग्राउंड की तरफ। इसका मतलब उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर रहा होता है। This slider will start moving toward the liquid or liquid layer. That means this has a potential energy because of the liquid layer. और आपने देखा कि ये लिक्विड लेयर की वजह से इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होता है। इसका मतलब है दिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। दैट मीन्स दिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, हेंस इट इज कॉल्ड surface energy. So surface energy is because of the surface tension which tries to pull the slider towards this direction. So इसके बाद में इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि this is energy due to surface tension, energy due to surface tension. और इस पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं? सो हम जानते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय फोर्स। तो फॉर्मूला इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स यू कैन से। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज सरफेस टेंशन, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। मैं टी लिख दे रहा हूँ, सरफेस टेंशन फोर्स। ना अगर ये या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वो भी चलता है। दिस इज आल्सो डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ना उसको कैसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सपोज कर लीजिए इस स्लाइडर को आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके, ये एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर लेकर के आते हैं। जब आप यहाँ पर लेकर के आए होंगे तो आप पाएंगे कि दिस इज द न्यू एरिया दैट हैज बीन क्रिएटेड। लेट्स इसकी लेंथ L दिया गया एंड लेट्स द अमाउंट दैट यू हैव मूव्ड इज डेल्टा x। सो क्या हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। देन यू विल रियलाइज कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, इसको स्लोली मूव करके लेके आना होगा। वो सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, वी आर मूविंग इट वेरी स्लोली सो दैट दिस फोर्स इज जस्ट काउंटरिंग द सरफेस टेंशन फोर्स। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सरफेस टेंशन फोर्स की जैसा हो जाएगा और डेल्टा एक्स हो जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ। सिंस ये सॉफ्ट फिल्म है, क्योंकि आप इस तरह सॉफ्ट फिल्म क्रिएट कर पाओगे, एयर फिल्म क्रिएट नहीं कर पाते, तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, तो ये 2L हो जाएगी इंटू डेल्टा एक्स। अगर आप इसको और भी ध्यान से लिखेंगे तो T इंटू 2 टाइम्स L इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगी ना। अगर आप L इंटू डेल्टा एक्स की बात करेंगे तो ये जो नया एरिया क्रिएट किया गया है उसकी वैल्यू L इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगी। अगेन आप पाओगे कि डबल एरिया क्रिएशन होगा, अप साइड का एरिया लेयर आएगी और डाउन साइड का एरिया आएगा फ्री एरिया, सो इसके भी फ्री एरिया ट्वाइस हो जाएंगे। तो कैन वी से दिस इज द टोटल फ्री एरिया क्रिएटेड, टोटल फ्री सरफेस एरिया क्रिएटेड। सो जब कभी आप टोटल फ्री सरफेस एरिया क्रिएट करते हो, जितने अमाउंट से क्रिएट करते हो उस एरिया को लिखने का, T से मल्टीप्लाई करने का, दिस इज गोइंग टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी एंड दिस इज व्हाट इट बिकम्स द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू 2 टाइम्स डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब हम लोग ये लिख रहे हैं कि जो एक तरफ का सरफेस एरिया है, सो इंक्रीज इन से एरिया, और यू कैन से L इंटू डेल्टा एक्स। 2 इसलिए बिकॉज ऑफ द टू सर्फेसेस। So this becomes the formula for free energy or this surface energy or energy due to surface tension or potential energy. Now इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि potential energy finally minus potential energy initially of any change in the system, that's going to be T into 2 times
फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। जब हम फाइनल एरिया बोलेंगे तो ये टोटल एरिया बोलेंगे, दैट्स फाइनल। इनिशियल के लिए जो इनिशियली वाला अवेलेबल था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो न्यूली क्रिएटेड एरिया आ जाएगा। इसलिए मैंने ये लिखा कि टोटल एरिया ऑफ सरफेस दैट इज क्रिएटेड। जो क्रिएटेड एरिया होगा वो अपने को लिखना होता है। इन केस इनिशियली जीरो था, तो इनिशियली जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। तो उस केस में टोटल एरिया आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी T इंटू 2 टाइम्स एरिया। सो लास्ट वाला एक्सप्रेशन हम जब लिखेंगे जब इनिशियली हमारा जीरो रहा होगा, कोई सरफेस नहीं रहा होगा, तो आप ये लिख सकते हो। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला इज दिस, कॉपी कर लीजिए और इस पर बेस क्वेश्चन आता है तो आप इजिली आंसर कर सकते हो कि हाउ मच एनर्जी इज देयर इन द सरफेस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, दिस इज काइंड ऑफ स्प्रिंग फोर्स, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत वीकर होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम यूज कर पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बहुत ज्यादा डोमिनेंस में स्टडी नहीं करते हैं। बट कॉन्सेप्चुअली दिस इज सिमिलर टू द स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी कैसा लगता है, kx टाइप का होता है। तो ये भी जो फोर्स होता है वो t इंटू लेंथ होता है। हालांकि बहुत एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, इस पे जो लेंथ हो रहा होता है वो इस वाली लेंथ को यूज कर रहा होता है, बट इट बिहेव्स लाइक दैट। और ये इसको पुल भी कर रहा होता है। कई मायने में डिफरेंट है, डोंट को रिलेट एग्जैक्टली। अगर मैंने बोल दिया कि सिमिलर है, आई मेंट फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ये जो फोर्स होता है, अगर लेंथ हमारी चेंज नहीं हो रही है तो फिर चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है। जबकि स्प्रिंग फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा होता है। अब बोल रहे हो कि इस सरफेस टेंशन फोर्स कंजर्वेटिव। यस, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग बिकॉज ऑफ सम कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसलिए इसको हम कंजर्वेटिव कैटेगरी पे रख सकते हैं। हालांकि कंजर्वेटिव कैटेगरीज की कुछ और भी डेफिनेशंस होती हैं, बट इस सेंस पर आप इसको रख सकते हो कंजर्वेटिव कैटेगरी पे। और दूसरा बोलो, इज इट निग्लेक्टेड इन अदर कैलकुलेशंस? जनरली वी निग्लेक्ट इट अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन सरफेस टेंशन को मेंशन करता है, अनटिल एंड अनलेस वो इस तरह की फिल्म क्रिएट करता है जिससे अपने को पता चल जाता है कि ये सरफेस टेंशन की वजह से फिल्म बनी हुई है, या बबल की बात करता है जिस जो कि सरफेस टेंशन की वजह से बन रहे होते हैं। तो जितना भी आप सरफेस टेंशन में भी आप पढ़ रहे हो, अगर ये कॉन्टेक्स्ट आता है क्वेश्चन में तो आपको यूज करना है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है तो फिर आपको उसको कंसिडर नहीं करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बोलता और आपको उसका आंसर कर देना है। ये बोलता है फाइंड सरफेस एनर्जी ऑफ find surface energy of a soap bubble of radius r. Surface tension is also known to you. Surface tension is T. So आपको सरफेस टेंशन गिवन है, आपको उसका रेडियस गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि उसकी सरफेस एनर्जी कितनी है टोटल, वो कैलकुलेट कीजिए। तो ये बबल है, आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ऑप्शन देंगे तो आप इजीली कैच कर सकते हो। सो इट विल बी बेटर कि आप पहले ट्राई करें। 8 पाई आर स्क्वायर ऐसा कुछ आप बोल रहे हो, T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दैट्स ऑल। फिर अपना काम हो जाता है। अब देखोगे क्या हो रहा होगा कि इसके पास रेडियस अगर आ रहा है, सो इनिशियली इट वाज नॉट देयर, सो इनिशियली देयर वाज नो सरफेस। सो हाउ मच सरफेस यू हैव क्रिएटेड, तो फ्री सरफेस एरिया कितना है वो आपने देखा, फ्री सरफेस एरिया whatever area is that's what you are going to create, it's going to be 8 into pi r square। अब ये 8 pi r square कैसे आ रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डबल सरफेस होते हैं इसलिए 8 pi r square लिखेंगे। आइडियल वे ऑफ राइटिंग इट इज दिस,
जिससे आपको समझ में आ जाए 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि इसके पास 2 सरफेस होते हैं। आप डायरेक्टली 8 पाई आर स्क्वायर लिखोगे चलता है। फिर आपसे बोला कि एनर्जी कितना होता है, तो एनर्जी इज टी इंटू एरिया, और एरिया का मतलब हमारा है फ्री सरफेस एरिया दैट हैज बीन क्रिएटेड। सो टी इंटू फ्री सरफेस एरिया दैट हैज बीन क्रिएटेड इज 8 पाई आर स्क्वायर। सो दैट्स डन। आपको डायरेक्टली आंसर देना है, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, और कैलकुलेशंस एज लीस्ट एज पॉसिबल वो करनी है। ये आंसर है, ये एग्जाम में भी आ चुका है। उसने ऑप्शन दिए थे टी इंटू पाई आर स्क्वायर, टी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड 8 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, वो क्या जानना चाहता है आपसे? सिंपली ये जानना चाहता है वेदर यू नो हाउ मच द फ्री एरिया इज बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट इन दिस केसेस। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा बोलेगा कि लेट्स से कि फाइंड, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप भी नोट कर लीजिए। अपने भी कुछ लिखे हुए, फॉर एयर बबल इन वाटर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एरिया बाय 2। नो, इन केस ऑफ एयर बबल इन वाटर you need to write only the surface area one time, that is अगर ये कंप्लीट स्फीयर है तो आपको लिखना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है क्योंकि एयर बबल के पास 1 फ्री सरफेस होता है, और वो हम लोगों ने भी बात किया उससे पहले भी आपको बताया। सो उस पर मल्टीप्लाई करना नहीं है आपको। फाइंड change in surface energy if 8 identical water droplets each of radii smaller are mixed together to form a bigger drop। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन भी टेस्ट हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूँ। चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है किस प्रोसेस में, जिसपे पहले आपके पास 8 आइडेंटिकल वाटर की ड्रॉप्स थी। सरफेस टेंशन को टी लेना है, सरफेस टेंशन की जरूरत पड़ेगी, सो टेक इट एज ए टी। उन स्मॉलर रेडियाई की 8 ड्रॉप्स को मिलाकर के आपने एक बड़ी ड्रॉप बनाई हुई है, सिंगल ड्रॉप बनाई है बड़ी। सो आपसे पूछते हैं कि हाउ मच द चेंज इन द सरफेस एनर्जी इज गोइंग टू बी। सो आइडिया है इसकी, आपको इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालना है, फाइनल सरफेस एनर्जी निकालना है, दोनों को चेंज निकालना है या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेने का, चेंज पता चल जाएगा। गिव इट ट्राई। -16 t pi r square, okay, -16 t pi square एक 32 पाई आर स्क्वायर टी आ रहा है, 16 t पाई आर स्क्वायर। तो आपके जो इश्यूज आ रहे हैं वो प्लस माइनस और 2 के फैक्टर को लेकर के हैं, बाकी t इंटू पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। numbers are going to play the role। ओके फाइन। सो आपने ट्राई कर लिया है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपके पास स्मॉल स्मॉल इस तरह से 8 ड्रॉप्स हैं। 8 ड्रॉ भी नहीं करेंगे क्योंकि 8 ड्रॉ करना ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद एक आपने एक बड़े ड्रॉप बना दिए। सो यहाँ पर 8 ऐसे नंबर में थे, तो ये टोटल इनिशियल हो जाएगा, ये टोटल फाइनल हो जाएगा।
इनिशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल एनर्जी आप निकालोगे, एक ड्रॉप का निकालने के बाद 8 से मल्टीप्लाई कर लो। आपने लिखा कैन इट बी नेगेटिव, या क्योंकि चेंज है, चेंज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनीथिंग। 8 टाइम्स सिंगल ड्रॉप का कितना आएगा? T इंटू एरिया, ड्रॉप है तो एरिया इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखेंगे आप फॉर वन ड्रॉप, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल निकल आएगा। फाइनल कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइनल के लिए लिखोगे सिंगल है तो इसलिए 1 लगाएंगे, T इंटू न्यू एरिया इज बिकमिंग 8 पाई लेट से कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इसका रेडियाई हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये कैपिटल आर हो जाता है, इनका रेडियाई हमको पता है वो स्मॉल आर था। अब आप कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म में लिखना चाहोगे क्योंकि उसने स्मॉल आर दे रखा है आपको। सबको वॉल्यूम कंजर्वेशन कर देना चाहिए। वॉल्यूम कंजर्वेशन का मतलब हुआ 8 टाइम्स द वॉल्यूम which is 4/3 pi r cube. This must be equal to the newly created volume. वॉल्यूम इक्वेट करने का मतलब बेसिकली हम लोग मास को इक्वेट कर रहे हैं, डेंसिटी वही है इसलिए मास वॉल्यूम भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि 8r³ इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। दैट मीन्स कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो क्यूब रूट लगाएंगे तो 2r आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो बिगर ड्रॉप बनेगा 8 स्मॉलर ड्रॉप्स को मिलाने के बाद, तो बिगर ड्रॉप का जो रेडियस आएगा वो स्मॉलर ड्रॉप का डबल होगा। छोटा सा पॉइंट है बट इम्पोर्टेंट है। जब 8 ड्रॉप्स मिलते हैं छोटे छोटे तो बड़ा ड्रॉप जो बनता है वो डबल रेडियस का बनता है। रेडियस को 8 टाइम्स नहीं करेंगे, दैट विल बी द रॉन्ग स्टोरी। तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा T इंटू 8 पाई और 2r का स्क्वायर, उसी फॉर्म में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइनली आ जाते हैं। चेंज पूछा गया, जब भी चेंज पूछेगा तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लगाएंगे। फाइनल कितना जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू 8। कुछ गड़बड़ किया मैं कैलकुलेशन में, ये कुछ 8 लिखने का मतलब क्या था, ये गड़बड़ हुआ होगा। यहाँ पर मैंने आपको बोला था T इंटू 4 पाई आई स्क्वायर, तो ये भी 4 पाई आई स्क्वायर आएगा, वो 8 नहीं आएगा क्योंकि इसके पास भी सिंगल सरफेस होगा। दैट वाज बाय मिस्टेक, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 4। और कैपिटल आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है स्मॉल आर के टर्म में, वो भी हो गया। अब इसके साथ इसको एसोसिएट कर सकते हो। सो चेक कर लेते हैं हाउ मच इट गोज टू। तो क्या इसका वैल्यू आएगा 4 इंटू 4 16 पाई आर स्क्वायर इंटू टी फाइनल था, इनिशियल 32 पाई आर स्क्वायर इंटू टी आ जाएगा। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो कम हुआ, इसलिए चेंज हमारा कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो आएगा -16 टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू टी। So -16 टाइम पाई आर स्क्वायर इंटू टी, जो मेजॉरिटी ऑफ यू वर सेइंग इज करेक्ट। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो वो इसको थ्योरेटिकल भी बना सकता है और ऐसा बोलेगा कि अगर ऐसी स्टोरी हो रही है तो क्या सरफेस एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा, सिंस इट इज कमिंग नेगेटिव, हेंस फाइनली सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हैज डिक्रीज्ड। दैट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कई बार इसको एक स्टेप आगे ले जाएगा और थ्योरेटिकली आपसे ऐसा पूछ लेगा कि लेट से कोई एनर्जी या हीट का एक्सचेंज नहीं होता एनवायरमेंट से, सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द एनवायरमेंट, और ये जो सिस्टम है ये अपनी एनर्जी को खुद ही यूज कर रहा है। तो बताइए कि वाटर के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा होगा? तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? कैन यू आंसर दिस पॉइंट कि in case there has been no interaction with the surrounding in terms of energy, तो इस पर्टिकुलर केस पे वाटर के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा होगा? ऑप्शन देगा, इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है ना, या फिर कूलिंग और वार्मिंग के टर्म में बात कर सकता है। तो आपको कैसे समझना होता है उसको भी मैं यहाँ पे रिलेट कर देता हूँ। सिंस आप देखोगे इस सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी है वो इस सिस्टम के पास भी वही टोटल एनर्जी रहना चाहिए। तो इन टोटल एनर्जीज में कौन कौन सी एनर्जीज रोल प्ले कर रही है वो समझना होगा।
तो दो तरह की एनर्जीज को अपने को समझना होगा, एक इसका इंटरनल एनर्जी होगा और दूसरा सरफेस एनर्जी होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट बाद में नोट करने में आपके लिए आसानी रहे। एक होगा इंटरनल एनर्जी और दूसरा होगा सरफेस एनर्जी, क्योंकि जो भी एनर्जी होगी या तो सरफेस पे होगी या तो अंदर होगी। सो जो अंदर एनर्जी होगी उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, जो सरफेस पर होगी सरफेस एनर्जी होगी। अगर बाहर से एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होना है तो इसको कांस्टेंट होना चाहिए। नाउ दिस विल हेल्प यू टू आंसर। सर, internal energy depends on temperature. That means higher the temperature, higher the internal energy. Lower the temperature, lower the internal energy. Otherwise as well. इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, इंटरनल एनर्जी कम है तो टेम्परेचर कम है। सरफेस एनर्जी डिपेंड्स, इसका चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर सरफेस एनर्जी का आपका डिक्रीज हुआ है, तो अगर ये डिक्रीज हुआ है तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी तो टेम्परेचर भी राइज हुआ होगा, तो वाटर कूल होने की वजह से वार्म हो जाएगा। तो इन केस अगर आप ये एडियाबेटिक प्रोसेस रखते हो, यानी कि हीट का बाहर से एक्सचेंज नहीं करते हो और ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर के बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो आप पाओगे लिक्विड वार्म हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर विल गो अप। व्हाई? बिकॉज सरफेस एनर्जी विल डिक्रीज। दो इवन दो कि ये जो डिफरेंस आता है वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, बट कॉन्सेप्चुअली इट हैज टू बी स्टेटेड लाइक दिस कि टेम्परेचर विल गो अप। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर विल इंक्रीज। किन कंडीशन के लिए? अगर कोई एनर्जी का बाहर से एक्सचेंज नहीं हुआ है तो। इस तरह से क्वेश्चन आपको रिलेट करके टेम्परेचर तक ले जाएगा या फिर चेंज के बारे में पूछेगा। नाउ अब आप आंसर दे सकते हो, अगर बिगर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे बिगर ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब आपका फाइनल ये होगा, इनिशियल ये होगा, आंसर यही आएगा। उस केस में ये पॉजिटिव होगा, दैट मींस सरफेस एनर्जी बढ़ी होगी। सरफेस एनर्जी बढ़ी होगी तो इसका मतलब इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी कम हुई होगी, कूल डाउन हो जाएगा। इस सिस्टम से इस सिस्टम पे आने पर ड्रॉपलेट्स कूल हो जाते हैं। ना इसको आप रिलेट कर सकते हो अपने रियल लाइफ में। कैसे कि आप देखते होगे कि जब कभी कूलिंग करनी होती है तो हम स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रेड करते हैं। आई डोंट नो वेदर यू हैव ऑब्जर्व इट कि अगर आपके पास लिक्विड एक साथ बहुत ज्यादा है और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आए, तो जितना भी ज्यादा फाइन ड्रॉपलेट्स होंगी, जितनी फाइन और स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होंगी, उतना कूलिंग इफेक्ट आपको ज्यादा फील होगा। व्हाई? बिकॉज कि जैसे ही वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो खुद कूल होते हैं, और वो कूल होंगे तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देते हैं। जो एसीज या जो कूलर्स पे चलता है, कूलर का यही फंक्शनिंग होता है कि वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो स्मॉल ड्रॉपलेट आपको कूलिंग इफेक्ट देते हैं। बहुत बड़ा इसका इफिशियंसी नहीं होता है, बट इट कैन बी फिल्ड, इट कैन बी फिल्ड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समर में वाटर स्प्रिंकल करते हैं, द सेम पर्पस इज, सो यू कैन रिलेट कि उसका कंट्रीब्यूशन है। आपने लिखा बट इट इज ड्यू टू evaporation ना। Evaporation is also a process that helps in, and surface tension is also a process that helps in. Evaporation is entirely different. उसमें water droplets gets converted into vapor. तो वो तो करता ही करता कूलिंग का, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हुए भी कूलिंग करता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड इफ यू कैन कनेक्ट इट इन द प्रैक्टिकल लाइफ और कभी आप ऑब्जर्व करें, देन यू विल रियलाइज कि यस, सम कूलिंग इफेक्ट इज देयर, और वो दैट इज रिलेटेड विद दिस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू टू फील इट इन केस यू कैन ऑब्जर्व अ सिचुएशन। और समर में जैसा आपने बोला कि वाटर स्प्रिंकल करते हैं लोग, सो द सेम पर्पस इज दिस। ये एनर्जी एटमॉस्फेयर से लेते हैं क्या? नहीं नहीं, ये एनर्जी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दे आर नॉट टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, neither giving to the atmosphere. This is due to change in the surface energy, क्योंकि उनके सरफेस एरिया चेंज हो जाते हैं। बिगर ड्रॉपलेट से स्मॉलर ड्रॉपलेट बनाएंगे तो सरफेस एरिया चेंज होगा, वहां से कूलिंग इफेक्ट आता है। बिल्कुल, आपने जो बोला मिस्ट ऑफ वाटर इज मोर कूलर देन वाटर ड्रॉपलेट्स, उसमें भी सरफेस टेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है।
फिर आपने एक और क्वेश्चन बोला, इज इट द सेम रीजन दैट वी स्प्रे द हॉट लिक्विड इन प्लेट्स टू कूल इट टू इंक्रीज सरफेस एनर्जी? हॉट लिक्विड को हम प्लेट्स पे कूल करने के लिए, देखो क्या होता है ना कि कूलिंग के लिए बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा आइडियलिस्टिक अजम्पशन माना है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं अपने सराउंडिंग से एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने प्लेट और लिक्विड का एग्जांपल देखा तो उसमें लिक्विड जो है प्लेट से और एनवायरमेंट से अटैच्ड है, तो उसमें डेफिनेटली सरफेस टेंशन अपना रोल प्ले कर रहा होगा। कब कर रहा होगा? जब ड्रॉपलेट्स अपना साइज बदलते हैं, रेडियस बदलते हैं। एक बड़ी ड्रॉप से अगर छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप्स बनते हैं, जितने भी ज्यादा आप छोटा स्मॉलर ड्रॉप्स बनाओगे उतना ज्यादा वो कूलिंग इफेक्ट देगा। और अगर आप विजुलाइज कर पाते हो कि यस ड्रॉपलेट्स आर बीइंग फॉर्म्ड, दे आर स्मॉलर इन साइज, यू कैन प्रूव इट मैथमेटिकली कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बनेंगे तो जो चेंज इन एनर्जी है वो निगेटिव आएगी। और अगर एक बड़े ड्रॉप से ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, और अदरवाइज नेगेटिव आती है। इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर से लिंक होता है, टेम्परेचर से लिंक होता है, इसका मतलब उसमें कूलिंग और वार्मिंग इफेक्ट हो सकता है। Contribution is small, I can agree, because surface tension is very smaller number, hence contribution is small, but it can be felt, it's smaller but still it can be felt in the real life. Yes, so it's a minimum। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। so surface energy अगर कभी आता है so वो surface tension की वजह से होगा। surface tension की वजह से कितना होता है? tension into the newly created area, और change निकालना होगा तो change निकाल सकते हो, इसको बाकी और कॉन्सेप्ट से लिंक भी कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और सरफेस टेंशन के और भी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। उसमें एक कैपिलरी राइज होता है। तो कैपिलरी राइज को समझने से पहले हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना होता है। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं, और ये आपको जब मिलता है जब लिक्विड किसी कंटेनर या सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट पर होता है। सो नाम से भी क्लियर है, कांटेक्ट के साथ कितना एंगल बना रहा होता है, या कांटेक्ट पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा होता है कौन? लिक्विड। उस एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट करेंगे। ये बहुत क्रूड वे पे बताया, थोड़ा प्रॉपर वे पे हम बताएंगे तो कुछ ऐसा जाएगा। या फिर इसको हम लिख भी सकते हैं कि इट इज द एंगल, मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिए। इट इज द एंगल मेड बाय और मेड बाय tangent on the liquid surface at the contact with solid surface, with solid surface। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं होती है एग्जाम्स में अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड। तो बोर्ड के लिए जो मैंने आपको पहले बोला हुआ है, यू फॉलो द बुक, द अप्रोप्रिएट बुक ऑफ बोर्ड्स। क्योंकि जब आप जो बुक में लिखा होगा, बोर्ड वाली बुक में वही लिखेंगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। एंड फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंक कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन, फिर आप अपनी खुद की डेफिनेशन बना सकते हो। सो ये इस तरह से रीड कर रहा है कि इट इज द एंगल, ऑफ कोर्स एंगल है। एंगल बनने के लिए आपको दो लाइंस की जरूरत पड़ती है, तो ये दो लाइन बताने की कोशिश कर रहा है। पहली लाइन एक टेंजेंट बता रहे हैं। सो टेंजेंट एक लाइन होती है, किस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है? लिक्विड सरफेस पे ड्रॉ करना है। लिक्विड सरफेस पे इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, किस पॉइंट पे ड्रॉ करना है? तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट पॉइंट पे ड्रॉ करना है। किसके साथ कांटेक्ट होना चाहिए? दैट कांटेक्ट हैज टू बी द सॉलिड सरफेस। तो जो सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। किस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ऐसा करने के बाद आपको एक लाइन पता चल गई है। इस लाइन का एंगल किसके साथ? विथ दिस सॉलिड सरफेस।
तो जो सॉलिड सरफेस है उस सॉलिड सरफेस के साथ ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की थी ये कितना एंगल बनाती है, इसको उनके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। आप पाओगे कि अगर आपको ये दो लाइंस विजुलाइज हो गई आफ्टर टेकिंग वन एग्जांपल, तो दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं। जनरली एक छोटा एंगल होता है, एक बड़ा एंगल होता है। तो कौन से एंगल को हम थीटा बोलेंगे या एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, तो उसके लिए एक और पॉइंट इसके साथ ऐड कर सकते हैं। सो इसी को अगर मैं थोड़ा सा और इलोंगेट कर दूं, इट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट एट द कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस, कॉमा लगा करके मेजर्ड टूवर्ड्स द लिक्विड। सो स्मॉलर लेंगे या बिगर लेंगे, ऐसा हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरफ लिक्विड बन रहा है या जिस तरफ लिक्विड है उस तरफ का एंगल आपको मेजर करना होता है। सो स्क्रीन, वेदर द स्क्रीन इज विजिबल, क्या कोई इशू आ रहा है? अगर ये आपको डेफिनेशन समझ में आया है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। ओके गुड, एवरीथिंग इज फाइन, सो वी कैन कीप ऑन गोइंग। मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको ध्यान से समझना है दोनों एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल ले लेते हैं एंड फिर आपको ये विजुलाइज हो जाएगा व्हाट इज द एंगल एंड हाउ टू मेजर इट। और जनरल इक्वेशन बहुत सिंपल आते हैं अगर अपने को पता चल गया कि एग्जैक्टली कौन सा एंगल है और कैसे मेजर किया जाता है। सपोज कर लीजिए आपके पास दो ड्रॉप्स हैं और दोनों को आप ग्लास प्लेट पे रखते हो। सो ये ग्लास का प्लेट है, ये भी ग्लास का प्लेट है। एक वाटर का ड्रॉपलेट आपके पास है और एक मरकरी का है। सो एक मरकरी का ड्रॉपलेट है और एक वाटर का ड्रॉपलेट है। दोनों को आप जेंटली प्लेस करते हो ग्लास सरफेस पे। यू विल बी ऑब्जर्विंग कि इसका जो मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर ले रहा हूँ। ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, ओके वो मैंने रेड बनाया तो बेटर होगा, रेड ही रखते हैं। वाटर ड्रॉपलेट जब इस पे आएगा तो कुछ इस तरह का अपना ओरिएंटेशन लेगा या फिर इस तरह का अरेंजमेंट बनाएगा। आफ्टर सम टाइम यूल फाइंड कि आपको ऐसा दिखेगा, स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन जो मरकरी का आप ओरिएंटेशन देखेंगे, ये भी आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो या फिर लेबोरेटरी पे भी कर सकते हो। देन यूल फाइंड कि मरकरी ड्रॉपलेट विल बी फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। सो दोनों के ओरिएंटेशन में, दोनों के स्प्रेड होने में डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल को डिफाइन किया जाता है। और इसके बाद आप समझ जाएंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट को देख करके हम बताएंगे कि किस तरह से स्टोरी चलने वाली है। डज इट डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन? यस, इट डज डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन। और ये सब जो भी हो रहा है वो सरफेस टेंशन की वजह से ही हो रहा है। अगर सरफेस टेंशन नहीं रहा होता तो फिर ये इसको स्फेरिकल होने की जरूरत नहीं थी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो सरफेस टेंशन इज प्लेइंग द मेन रोल, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एनीवे, यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट देखते हैं। सपोज के लिए फर्स्ट केस के लिए मैं देखता, तो फर्स्ट केस के लिए आपको देखना होगा कि जो लिक्विड है वाटर और जो सॉलिड है उनका कांटेक्ट कहाँ पर है। तो एक कांटेक्ट आपको ये ए पॉइंट पे नजर आ रहा होगा, एक कांटेक्ट कांटेक्ट आपको ये बी पॉइंट पे नजर आ रहा होगा। ये केवल दो कांटेक्ट नहीं है, अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको एक ऐसा सर्कल जैसा नजर आ रहा होगा, उस सर्कल पर ये कांटेक्ट कर रहे होंगे। सिंस हमको दो दिख रहे हैं टू डायमेंशनल में, तो हम दो में से कोई भी एक पॉइंट चूज करेंगे। सपोज कर लीजिए हमने ए पॉइंट को चूज किया। ए पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अपने को, जो कि सॉलिड सरफेस के साथ है, उस पर हमको लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो लिक्विड सरफेस पे जब टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट लिक्विड सरफेस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ऐसे जाने वाली है। समझता है? फिर सॉलिड सरफेस ये ग्लास प्लेट है। तो सॉलिड सरफेस इज दिस। तो आपको दो लाइंस पता चल गए। इन दो लाइंस में एक एंगल हमारे पास ये है, दूसरा एंगल ये। एक छोटा एंगल है, एक बड़ा एंगल है। कौन सा एंगल चूज करते हैं? जो टूवर्ड्स लिक्विड बना होता है। दैट मीन्स ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इसी एंगल को हम चूज करेंगे, द फर्स्ट वाला एंगल। सो दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ थीटा। इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं।
आप पाओगे कि वाटर और ग्लास प्लेट के केस में जो थीटा आएगा वो डेफिनेटली 90 से छोटा है, तो ये 90 से छोटा रहेगा। नाउ मरकरी केस पे आते हैं और यहाँ पर विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे जो कांटेक्ट पॉइंट आएगा वो फ्री सरफेस, इसका कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे जो बन रहा है उसको देखेंगे। उस कांटेक्ट पॉइंट पर लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो यू विल विजुलाइज कि इस तरह से एक टेंजेंट जाएगा जो लिक्विड सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा होगा। विद दी प्लेट सरफेस या सॉलिड सरफेस के साथ आप देखोगे अगेन आपको दो एंगल नजर आएंगे, एक थीटा 1 एक थीटा 2। सो कौन सा एंगल अपने को मेजर करना है, छोटा वाला या बड़ा वाला? तो अगेन आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग से जाएंगे, उस एंगल को मेजर करेंगे जो टूवर्ड्स द लिक्विड बनता है। तो टूवर्ड्स द लिक्विड थीटा 2 है, थीटा 1 नहीं है, थीटा 1 इज आउटसाइड द लिक्विड। सो इस पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको बनना है वो ये एंगल है, टोटल एंगल है, ये थीटा है। सो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा आती है। सो दैट्स व्हाट द डेफिनेशन इज। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके और भी एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ, उस पर आप डिसाइड कीजिए। और कुछ और भी इंटरनल पॉइंट्स हैं उसको भी मैं डिक्टेट करने के मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, तो चलेगा। एज पर द डेफिनेशन, क्या आपको ये थीटा मेजरमेंट समझ में आया और क्या वो डेफिनेशन से लिंक हो पाया? दैट्स द बेस्ट। आपने लिखा है कांट वी मेक एंगल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ, हाँ आप कहीं भी बनाएंगे, लेफ्ट साइड बनाए राइट साइड बनाए, बट एट द कांटेक्ट पॉइंट बनाए, टेंजेंट ड्रॉ करके बनाए, आपको सेम एंगल थीटा मिलेगा। फिर आप लिखते हो लिक्विड विल नॉट वेट सरफेस इफ थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। यस, दैट्स व्हाट द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ कि अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो फिर वो लिक्विड जो है ना सॉलिड के साथ कम इंटरेक्शन करना चाहता है, तो सॉलिड सरफेस को कम से कम वेट करने की कोशिश करेगा। जबकि इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो उसमें स्टोरी अलग है। वाटर मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से ज्यादा वो लिक्विड या फिर सॉलिड सरफेस से ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी सॉलिड को ज्यादा से ज्यादा वेट करने की कोशिश करते हैं। सो अगर थीटा इज 90 डिग्री से छोटा है तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसे लिक्विड वेट करने की कोशिश करते हैं सॉलिड सरफेस को, तो वेट लिक्विड या वेटिंग लिक्विड भी बोल देते हैं इनको। और ये नॉट वेट करते हैं या फिर लेस वेट करते हैं। तो जो कैपिलरी राइज है बेसिकली वो इसी से लिंक है। आप देखोगे कि अगर कैपिलरी यानी ट्यूब को आप डालते हो ना वाटर में तो वाटर लेवल राइज कर जाता है, लेकिन मरकरी में डालोगे तो मरकरी लेवल फॉल कर जाएगा, क्योंकि मरकरी वुड नॉट लाइक टू वेट द ग्लास प्लेट और ग्लास ट्यूब। वाटर विल ट्राई टू डू दैट। आपने बोला इज इट सिमेट्रिकल? यस, दैट्स प्योरली सिमेट्रिकल, or at least in ideal condition we consider it to be symmetrical. आपने बोला थीटा इज इक्वल टू पाई, देन विल इट फॉर्म अ शीट? थीटा पाई, क्योंकि पाई नहीं होगा, कुछ तो मॉलिक्यूल्स अपना बल्ज बनाएंगे, तो अगर वो बल्ज बनाते हैं तो पाई होना डिफिकल्ट है। जनरली हम 90 के प्लस और माइनस इधर उधर देखते हैं, तो 90 से छोटा बनता है, 90 से बड़ा बनता है। बहुत आइडियलिस्टिक केसेस में वो 0 बनता है और 90 बनता है। 180 को भी आप 0 से लिंक कर सकते हो, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल बट नॉट वेट। हॉरिजॉन्टल फिर ये ड्रॉप जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अगर कोई लिक्विड रखा है तो ऐसा स्प्रेड करेगा तो फिर उस पे उस हर पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा होगा। अभी आप पाई वाला केस आगे और भी समझ जाएंगे। यहाँ पे कुछ और पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको आप रिलेट कर लीजिए। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज कर रहा हूँ। आपने ऐसे टर्म सुने होंगे, कुछ फोर्सेस होते हैं जैसे कि कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। सो अगर कभी आपसे पूछता है कि कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस में कौन से फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, सो ये दो तरह के फोर्सेस होते हैं जिनका भी नाम लिया जा सकता है। कोहेसिव फोर्सेस लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो दीज आर इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग among or between the same molecules. So they act between same molecules. तो जब कभी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स का नाम देना होगा तो उनको हम बोलेंगे दे आर कोहेसिव फोर्सेस। जैसे कि
लेट्स से स्क्रीन है, जो आपका कंप्यूटर या फोन का स्क्रीन है, उससे बहुत सारे पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जो भी फोर्स है दैट्स कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। या फिर वाटर के एग्जांपल है तो वाटर के मॉलिक्यूल को कैच करके रखे हुए हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, सो दैट फोर्सेस आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। मरकरी के साथ कोहेसिव फोर्सेस, ग्लास के साथ कोहेसिव फोर्सेस, सो दे एक्ट बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। जब कभी बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक्ट हो रहा होता है फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, so when the forces are acting between different molecules like वाटर का ग्लास के साथ इंटरेक्शन, या फिर वाटर का मरकरी के साथ इंटरेक्शन, या मरकरी का ग्लास के साथ इंटरेक्शन, सो उस तरह के फोर्सेस को हम एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। जनरली आपसे पूछ लेता है थीटा एंगल दे करके या फिर अदरवाइज कि कौन से फोर्स स्ट्रॉन्गर है, और उसको हमको बताने के लिए थीटा हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा, और थीटा को मेजर करके हम बता सकते हैं कौन से फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, क्योंकि किसी भी केस के लिए अंदर क्या फोर्सेस चल रहे हैं वो मेजर करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कि अंदर के फोर्सेस को कैलकुलेट करके बता दे, तो हम थीटा का ही हेल्प लेते हैं। आपने री एक्सप्लेन करने के लिए बोला, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग में आप एक बार सुन सकते हैं। उसके बाद कोहेसिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which acts among or between the molecules of the same material। तो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरेक्शनल फोर्सेस को हम लोग कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, जबकि डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करने वाले फोर्सेस को हम एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। विद दिस डेफिनेशन ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। That's why Fevicol is called adhesive. Yeah, you can relate it. That's good point by the way. कि हम आप बोलते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं adhesive लेके आइए, that means what? ऐसे molecules लेके आइए जो अपने से ज्यादा किसी दूसरे से ज्यादा interact करते हो, ज्यादा strongly bind हो जाते हो। So जो Fevicol है वो adhesive का एक बड़ा example है। Good. Now suppose कर लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, ये पहले कम वाला केस कर लेते हैं, 90 डिग्री से कम है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है। गो टू द प्रीवियस स्लाइड एंड सी दिस। इस पिक्चर को देख करके जो वेटिंग लिक्विड है वाटर, क्या वाटर अपने मॉलिक्यूल से ज्यादा ग्लास के मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट करना पसंद करता है? तभी वो ग्लास के प्लेट से ज्यादा एरिया को टच करने की कोशिश करता है, इसलिए वो स्प्रेड हो जाता है। So water tries to spread because उसके खुद के अंदर के जो फोर्सेस हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना वो ग्लास के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेटिंग लिक्विड होते हैं या जिसके लिए थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है, उन केसेस में यू विल फाइंड adhesive forces are going to be stronger as compared to the cohesive forces। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, if theta is less than 90 degree then something can be said, then adhesive forces are stronger than cohesive forces। ये आपका नोट पॉइंट हो जाएगा, और बाकी आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, वो अपना पर्पस था समझना। सपोज कर लीजिए कि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी आ जाती है, अगेन प्रीवियस स्लाइड पे आपको ले जाते हैं, ये थीटा से बड़ा केस है। तो अगर आप थीटा से बड़ा केस लेके जा रहे हो तो मरकरी क्या करता है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए वो ग्लास से मीट होने से मना करता है, इसलिए ग्लास के सरफेस को वेट करने से मना करता है। सो दैट मीन्स यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर नहीं है, इंटरनल फोर्सेस जो कोहेसिव फोर्सेस हैं बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स वो स्ट्रॉन्गर है। सो कोहेसिव इज स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव, दैट इज द केस फॉर दिस। तो आप लिखोगे देन कोहेसिव force or forces are stronger than adhesive forces। And the third case, which is going to be a very rare case, but still we can write it, कि what happens if theta is 90 degree? थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि
कोई फेवर नहीं कर रहा है, ना तो सेम लाइक मॉलिक्यूल्स को फेवर करेगा, ना ही अनलाइक मॉलिक्यूल्स को फेवर करेगा। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, सभी के साथ एक जैसा बिहेव कर रहे होंगे। उस केस में कोहेसिव और एडेसिव बराबर हो जाएंगे। कोहेसिव forces are going to be equal to the adhesive forces. सो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछेगा कि एडेसिव अगर बड़ा है कोहेसिव से तो लिक्विड कैसा है, तो आप बोलोगे कि लिक्विड थीटा 90 से कम बनाता है, इसका मतलब वेट करने वाला लिक्विड है। एडेसिव फोर्सेस अगर छोटा है तो क्या हो रहा है, तो थीटा 90 से बड़ा है, नॉन वेटिंग नेचर का है, और बराबर है तो फिर दोनों बराबर है। फॉर विच थीटा इज 90 डिग्री। सो आप पाओगे कि थीटा की वैल्यू जो 90 डिग्री है, उस केस में जनरली, जैसे मैंने अभी बोला रेयर केस होगा, उस केस में मोस्टली क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स जो बाहर वाला है जो अंदर वाला है वो सेम मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। तो ऐसा बहुत कम केसेस में मिलता है, बट अगर मिलता है तो आपको क्या बोलना है वो आप बता सकते हो कि उस केस में अपने को बोलना है कि दे आर इक्वल। ओके, आपको कुछ डाउट्स है, पहले उनको और पिक कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने बोला है कि थीटा इक्वल्स पाई बाय 2 कैसे दिखेगा। हाँ, कैसे दिखेगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। And then you are writing, is it the same force because of which weight paper sticks to wall? Weight paper sticks to wall. Yes, कह सकते हो, क्योंकि weight paper में आप पाते हो कि liquid होता है और water होता है, water tries to connect with wall. So कहीं ना कहीं उसका रोल है, बट उसपे और भी चीजें इन्वॉल्व है। सो वो क्रिस्टल क्लियर नहीं। अभी हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो जिसमें केवल और केवल ये यही चीज डोमिनेंट फीचर होगी, उसको ले रहे होते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अपने पास 5 मिनट्स है, और आपको समझ में भी आ जाएगा, और इसके बाद इसका एप्लीकेशन और कैपिलरी वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपने लिक्विड को फिल कर रखा हुआ है। अगर आपने इसमें लिक्विड को फिल कर रखा है, लेट से पहले में आपने वाटर को फिल कर रखा है, सेकंड में आपने मरकरी को फिल कर रखा है, एंड देन आफ्टर यू टेक अ ग्लास ट्यूब और इसको इस पे सबमर्ज करते हो। और अगर इस ग्लास ट्यूब को आपने इसमें सबमर्ज किया तो आप पाओगे कि लिक्विड विल बी इंटरेक्टिंग विद ग्लास। अभी हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ मरकरी ले रहे हैं, वो कोई और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है वो बताएगा कि उस पे एडेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं या कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप पाओगे कि H2O जो वाटर वाला केस है उस पे लिक्विड राइज कर जाएगा, क्योंकि ये वेटिंग नेचर का होता है, तो ग्लास को वेट करना चाहेगा, यानी ग्लास ट्यूब को ज्यादा से ज्यादा टच करना चाहेगा, इसलिए ये काफी हाइट तक चला जाता है। ये हाइट जो होती है, दिस इज हाइट ऑफ द कैपिलरी, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हाउ मच दैट इज। लेकिन आप मरकरी में आप पाओगे कि मरकरी कुछ ऐसा हो जाता है, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे चला आता है। सो दैट मीन्स कि लिक्विड उस लेवल पे ही नहीं जाता जिस लेवल पे बाहर था, क्योंकि ये नॉन वेटिंग नेचर का है, इसलिए डाउन साइड रहेगा। हाँ, सारे पॉइंट्स ओपन है, एंड पॉइंट्स आर ओपन, अप साइड ओपन, डाउन साइड ओपन, पूरा ओपन है, ओपन ट्यूब है। सो आप समझ सकते हो कि ना इसमें मरकरी अपना खुद ही कोहेसिव फोर्सेस को स्ट्रॉन्गर रखता है, इसलिए आपको इसको वेट करने को अवॉइड करता है। इनफैक्ट आप पाओगे कि जहां पर यहाँ पर भी टचिंग हो रही होगी तो लिक्विड ऐसे बिहेव कर रहा होगा, कम से कम ग्लास ट्यूब को टच कर रहा होगा, जबकि वाटर के साथ कुछ और ही चल रहा होगा, वाटर कुछ इस तरह का अपना ओरिएंटेशन बना रहा होगा। अपना पर्पस ये है कि क्या यहाँ पर हम थीटा के बारे में बात कर सकते हैं, क्या यहाँ पर हम बता सकते हैं कि थीटा ये 90 डिग्री से कम का केस है। तो थीटा कैसे मेजर करेंगे, किसी भी पॉइंट पर आप वॉच कर लीजिए। तो लेट से कि हम इधर देखते हैं, ये जो टॉप पॉइंट मैंने बनाया है, आप देखोगे इस पे टॉप कुछ ऐसा स्फेरिकल टाइप का दिखेगा, उसका पार्ट। तो अगर इसको आप मैग्नीफाई करके ड्रॉ करते हैं, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ड्रॉ करता हूँ सो दैट आपको एंगल देखना आ जाए। ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा बनाया गया, और अपर सरफेस या फ्री लेयर ऐसा होने वाला है, ये फ्री लेयर है। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट को अगर आपको मेजर करना है तो आपको कांटेक्ट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, जो कि ये कांटेक्ट पॉइंट है ट्यूब के साथ।
उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस या फ्री सरफेस इज गोइंग टू बी दिस टेंजेंट। फिर सॉलिड का सरफेस ये रहेगा। दोनों के साथ कौन सा एंगल मेजर करना होता है? वो एंगल जो लिक्विड की तरफ बन रहा होता है, दैट मीन्स दिस एंगल। एक दूसरा एंगल ये भी है, ये नहीं बनाना बाहर वाला, इनसाइड वाला, सो दैट बिकम्स थीटा। दिस इज थीटा लेस देन 90 डिग्री। आप बाहर वाले सरफेस पे भी ड्रॉ करके देख लीजिए, आपको थीटा 90 डिग्री से छोटा आएगा। इसी को अगर आप मरकरी के केस पे आप देखते हैं मैग्नीफाई करके, तो हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी थीटा। सो ये मरकरी का केस में आप पाओगे कि मरकरी का जो टॉप लेयर है वो ऐसा दिखेगा आपको, टॉप सरफेस या फ्री सरफेस। और इस पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पर, लेट से मैं इस पॉइंट पर ड्रॉ करता हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी द टेंजेंट। और आप पाओगे कि ये वॉल है या फिर ट्यूब का लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। एक तो ये एंगल है, इसको एंगल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लिक्विड की तरफ नहीं है, तो लिक्विड की तरफ ये एंगल आएगा, सो दैट एंगल इज नोन एज थीटा। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर द थीटा। अभी जो आपने बोला 90 कैसे दिखेगा, तो कभी अगर आपको 90 देखना हो तो 90 के लिए मैं एक अलग से पिक्चर बना देता हूँ। ये बाकी सबसे डिफरेंट है, इसकी हम लोग अलग से स्टोरी बता रहे हैं, हाउ टू सेग्रीगेट, ये अलग कहानी है। सो अगर 90 का केस रहा होगा तो आप पाओगे कि लिक्विड सरफेस ऐसा बनेगा, और ये उतनी हाइट तक रहेगा जितना आउटसाइड है। सो इस केस में 90 डिग्री कैसे पता करोगे? कांटेक्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, टेंजेंट इज दिस। सरफेस को देखो, लिक्विड सरफेस, सॉलिड सरफेस का, सॉलिड सरफेस इज दिस। उनका वो एंगल जो लिक्विड की तरफ बन रहा है, ये एंगल लिक्विड की तरफ बन रहा है, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सो जब कभी थीटा 90 डिग्री हुआ, देन यू विल फाइंड कि लेवल में ना तो राइज आएगा ना तो फॉल आएगा। जब थीटा 90 से बड़ा हुआ तो लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कॉलम विल गो डाउन। व्हेन थीटा इज लेस देन 90, लिक्विड लेवल बढ़ जाएगा कॉलम में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होता है, ठीक है? सो आपका टाइम भी हो गया है, और ये पॉइंट्स में अगर कोई डाउट हो तो आप क्विकली पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशन जो है कैपिलरी राइज के फॉर्मूला कैलकुलेट करने में हम लोग यूज करने वाले हैं। थीटा का 90 केस को मैंने आपको दिखा दिया है। लास्ट वाला का कोई एग्जांपल, लास्ट वाला का कोई एग्जांपल तभी हो सकता है जब दोनों लाइक सॉलिड और लिक्विड इस तरह से बिहेव करे। ऐसा रेयर एग्जांपल मिलेगा आपको। थीटा इक्वल्स π/2 कैसे देखेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया है। और डज इट डू दिस टू इंक्रीज सरफेस एरिया? ये सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया और इंटरनल फोर्सेस की कैलकुलेशन से आता है। ओके, यहाँ पे नॉइज भी आ गया। एनीवे, सो दैट्स ऑल। आपका क्लास भी होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और भी आपके डाउट्स हैं, उसको भी टैकल कर लेंगे, और इसको कैसे यूज करना वो बताएंगे। यस, श्योर। थैंक यू एवरीवन।